नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत। आज हम कक्षा 10 गणित के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृत्त यानी सर्कल। वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे, जैसे वृत्त का केंद्र, वृत्त की परिधि, वृत्त की जीवा, वृत्त का व्यास, वृत्त का त्रिज्य खंड, वृत्त का लघु वृत्तखंड और वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त की। वृत्त क्या होता है? तो वृत्त की अगर हम डिफाइन करना चाहें, डेफिनेशन लिखना चाहें, तो किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं की बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये जो घेरा है, इस घेरे को हम क्या कहते हैं? ये जो घेरा बना है, इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। वृत्त में मुख्यतः हमें दो बातें याद रखनी हैं। पहली बात, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वो हमेशा याद रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक बार याद रखेंगे, फिर आपको बताएंगे आर क्या है। ठीक है। वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल से मतलब होता है ये जो एरिया है, ये इसने जितना एरिया घेर रखा है, क्षेत्रफल घेर रखा है, जितनी जगह इसने कवर कर रखी है ना, उस जगह का जो परिमाण है उसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। और ये है वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला हमने लिख लिया है पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। और ये जो घेरा है, जितनी मतलब यहाँ पर अगर यहाँ से हम चलना शुरू कर दें और घूम के एक चक्कर लगा दें, तो एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय करेंगे, वो दूरी जो रहेगी वो हमारी वृत्त की परिधि रहेगी, जिसको हम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला जो होता है 2 पाई आर होता है। इसके बाद में कहते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र जो वृत्त के बीचों बीच सेंटर में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है, सेंटर में स्थित होता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। मान लेते हैं ये ओ बिंदु है यहाँ पर। तो वृत्त का मध्य बिंदु जिससे
परिधि परिधि पर स्थित समस्त बिंदु समान दूरी पर रहते हैं। समान दूरी पर होते हैं। वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र कहलाता है। तो ये है भाई वृत्त का केंद्र, जिसको हमने O से या कभी कभार क्या है इसको C से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। C से मतलब है सेंटर। C से मतलब क्या है? सेंटर। इसको C से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। C से मतलब होता है सेंटर। सेंटर को हिंदी में हम क्या कह देते हैं? वृत्त का केंद्र। इसके बाद में आते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि से मतलब होता है इस वृत्त में, ये जो वृत्त का घेरा है, ये घेरा, इस घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो हम लिखेंगे किसी वृत्त के घेरे की लंबाई परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि टू पाई आर होती है। ये जो परिधि है, परिधि का फॉर्मूला, अगर वृत्त की परिधि की बात करें तो बराबर हम 2 पाई आर फॉर्मूला लगा के ये निकाल भी सकते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं जीवा पे। जीवा के लिए देखो, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु मान लेते हैं। ये बिंदु है ए, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये बिंदु है ए, और ये बिंदु है कोई बी, दूसरा बिंदु है बी। अब ये ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। तो हम लिखेंगे किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। जीवा कहलाता है। तो चित्र में जो ए बी दिखाया हुआ है, चित्र में ए बी एक जीवा है। तो आपको जीवा जब भी याद रहे, जीवा की बात आए तो परिधि के दो बिंदुओं से होकर गुजरेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यास की, वृत्त के व्यास की। तो इसमें थोड़ा सा अलग है, जीवा ही है ये भी, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। तो देखो, किसी वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु तथा केंद्र से होकर गुजरने वाले
रेखाखंड को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। तो लिखेंगे किसी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं तथा केंद्र से होकर गुजरने वाला रेखाखंड व्यास कहलाता है। व्यास कहलाता है। तो देखो भी, अब परिधि पर स्थित दो बिंदुओं और केंद्र को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है, इसको हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास बोलते हैं। और वृत्त का जो व्यास होता है कहलाता है, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अर्थात वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। तो देखो, ये तो हो गया। इसके बाद में हम एक और चीज लिखेंगे, त्रिज्या। क्या लिखेंगे? त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो त्रिज्या देखो, ये है सेंटर पॉइंट और ये है परिधि पर कोई बिंदु। ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या क्या होती है अभी? तो इसको मैं यहाँ अलग से बना लेता हूँ। त्रिज्या को प्रदर्शित, ये बिंदु मान लेते हैं पी है और ये सेंटर है। इस सेंटर से ये बिंदु मिल गया ऐसे। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। परिधि पर स्थित बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड। तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड उसकी त्रिज्या कहलाता है। तो देखो भी, त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि r मीन्स क्या है? रेडियस। ठीक है। जबकि वृत्त के व्यास को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? d से प्रदर्शित करते हैं। और d से मतलब होता है डायामीटर। अब वृत्त की त्रिज्या और व्यास में रिलेशन क्या होता है? तो यहीं से देख लेते हैं। देखो, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी, ये जो है r है। और फिर ये आ जाता है केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की ये दूरी, फिर r आ जाता है। जबकि हमें पता है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पॉइंट है, ये d को प्रदर्शित करता है, यानी कि व्यास को प्रदर्शित करता है। तो इसी चित्र से देखो, d बराबर क्या आ जाएगा? r प्लस r, यानी कि 2r। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त
का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि d बराबर 2r, यानी कि r बराबर d बटे में 2। यानी कि हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो त्रिज्या होती है वो वृत्त के व्यास की आधी होती है। इसके बाद में आ जाते हैं त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पे देखो हम 2 बिंदु ले लेते हैं। ये हमें जो वृत्त दिख रहा है, ये जो वृत्त हमें दिखाई दे रहा है, इस पे कहीं पे भी हम 2 बिंदु ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है, ये इसका केंद्र है। इस केंद्र, ये केंद्र बिंदु है, इस केंद्र से इसको ऐसे मिला दिया जाए और इधर भी ऐसे मिला दिया जाए, तो ये जो हमें मिला है, ये जो आकृति मिली है ये वाली, इसको बोला जाता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? त्रिज्यखंड बोला जाता है। त्रिज्यखंड के बाद हम बात करते हैं ये वाला, ये यहां से 2 मिनट, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, फिर अपने और तरीके से इसको समझते हैं। ये हमारे पास कोई वृत्त है और इसमें हमने 2 बिंदु ले लिए। एक बिंदु है ये, दूसरा बिंदु है ये इसका केंद्र है। ये जो आकृति बनेगी हमारी, 2 मिनट, ये जो आकृति बनेगी हमारी केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड, हाँ हम बिंदु ये ले लेते हैं, ये बिंदु, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। और ये त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला ज्ञात करना होता है। इसको हमने त्रिज्यखंड बोल दिया, तो मतलब वृत्त के व्यास नहीं, वृत्त का चाप। ये देखो, ये जो है हम इसको ऊंचा कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ नहीं हो रहा है। ये जो यहां से यहां तक ये जो दूरी है, इसको बोला जाता है चाप की लंबाई। क्या बोला जाता है? चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई के लिए हमें फॉर्मूला लिखना होगा, यहां लिख देता हूं मैं। चाप की लंबाई के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा 2 पाई आर परिधि इंटू थीटा बटे में 360, और इसको हम काट पीट के लिखेंगे तो लिखेंगे पाई आर थीटा बटे में 360।
यानी कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा। अब ये जो त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें पता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। और ये एंगल अगर हम थीटा लेके चल रहे हैं तभी चाप की लंबाई ज्ञात कर सकेंगे, तभी चाप की लंबाई ज्ञात कर सकेंगे। तो ये हमें पता है थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे में 360। तो इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ठीक है, तो ये तो था त्रिज्य खंड से संबंधित जानकारी थी, जिसमें दो चीजें हमें जरूरी ज्ञात करनी होती हैं। एक होता है चाप की लंबाई और दूसरा होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इन दोनों के फॉर्मूले हमें पता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास नया टॉपिक आता है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। का मतलब है इसी त्रिज्य खंड से ही संबंधित ये राशियां हैं। इसमें ये जो जीवा बन रही है, ये जो जीवा है ये वृत्त को दो हिस्सों में तोड़ देती है। इसको बोल देते हैं लघु वृत्तखंड और इसको बोल देते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड का हमें फॉर्मूला याद रखना है और बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई, आपने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और इसमें से माइनस कर देना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस कर देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने अभी लिखा है, यहाँ पे लिखा था ये वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। और इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को डिराइव करने का आपको फॉर्मूला बता देंगे। आपको अभी फिलहाल याद रखना है आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा। तो ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और यदि हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारे पास वृत्त का पूरा क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है और इसमें से घटा देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारे पास आ जाएगा नया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस, एक बार मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें अभी लिखा है 360 माइनस आर स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा। इसके बाद में लास्ट इसको अगर सही करके लिख दें तो हमारा पास नया फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे में 2। ये नया फॉर्मूला आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का फॉर्मूला आ गया और ये लघु वृत्तखंड का। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक बार या 2 बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजें ताकि गणित जो मुश्किल लगती है उन बच्चों को आसान लगेगी जब वीडियो देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।